अब बात करते हैं भूकंप की। भूकंप का मतलब है पृथ्वी के पटल में होने वाली हलचलों की वजह से जमीन का अचानक भीषण रूप से हिलना। एक भूकंप किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, और अगर पहुंचाएगा तो कितना पहुंचाएगा, यह उस भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा है तो ऊंची इमारतें गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक इमारत जितनी ज्यादा ऊंची होती है उसके कंपन का प्रमाण उतना ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा है तो कमजोर और जर्जर हो चुके इमारतों के धराशायी होने की संभावना भी ज्यादा होती है। भूकंप के संबंध में सबसे पहली मुश्किल यह है कि भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के बावजूद वैज्ञानिक और संशोधक ऐसी प्रणाली को खोजने में असफल रहे हैं जो हमें भूकंप के बारे में पहले से ही आगाह कर दे। इस सच्चाई को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट है कि किसी भी मनुष्य को भूकंप से बचने के लिए खुद ही कुछ कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले, हड़बड़ाहट में ना जाए। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखें। भूकंप से सुरक्षा के लिए जो सबसे पहली चीज की जा सकती है वो यह है कि जिस भी इमारत में आप हैं उसमें से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता आप मालूम कर लें। लिफ्ट पर भरोसा ना करें। भूकंप के समय हो सकता है कि वो काम ना करें या ठीक से काम ना करें। सीढ़ियों से नीचे उतरिए और खाली जमीन की तरफ भागिए। अगर आपकी इमारत से सटकर कोई स्विमिंग पूल है और आपको तैरना और गोता लगाना आता है तो आप अपने सहजबोध के आधार पर बालकनी से उस पूल में गोता लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। गोता लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उस पूल में बिजली का कोई तार नहीं गिरा हुआ है। इस आत्म सुरक्षा की पूरी क्रिया के दौरान लगातार याद रखिए कि आपका सिर आपके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है। उसे बचाए रखें। भाग दौड़ करते समय बिजली से संबंधित वस्तुओं से दूर रहिए, जैसे कि बिजली के वायर, विद्युत उपकरण वगैरह। गैस सिलेंडरों से दूर रहिए। कांच से बनी वस्तुओं से दूर रहने की कोशिश कीजिए। भागते समय फर्श पर गिरे हुए पानी से सावधान रहिए। अब बात करते हैं सुनामी की। सुनामी का मतलब है एक बहुत लंबी, ऊंची समुद्र लहर जो समुद्र तल पर या उसके नीचे होने वाले भूकंप या दूसरी भारी हलचल की वजह से उत्पन्न होती है। क्योंकि वो एक समुद्री लहर होती है, वो सबसे पहले पास के तटीय इलाकों पर धड़कती है और उसकी तीव्रता के आधार पर और अंदर के जमीनी इलाकों को धोती चली जाती है। एक सुनामी भूकंप से भी ज्यादा विनाशकारी होती है। एक भूकंप में तो ज्यादा झटके लगने वाली कोई संरचना सिर्फ टूट सकती है और धराशायी हो सकती है, पर एक सुनामी में कोई संरचना समुद्री लहर द्वारा तोड़ी, गिराई और बहाई भी जा सकती है। भूकंप की तरह ही सुनामी का भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सुनामी से आत्मसुरक्षा के लिए कुछ खास नहीं किया जा सकता। लेकिन दो बातें हैं जो आपके जिंदा रहने की संभावना बढ़ा सकती है। डूबने से बचने के लिए बने उपकरण यानी लाइफ जैकेट और लाइफ बेल्ट मतलब लाइफ रील। ये आपको तैरते रहने और दूसरी चीजों के साथ घातक टक्कर होने से बचा सकती है। आपके जिंदा रहने की संभावना बढ़ाने के लिए एक और उपाय यह है कि आप गाड़ी लेकर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, जैसे किसी पर्वत पर या किसी पहाड़ी पर या किसी मजबूत इमारत के छत पर। स्वाभाविक है कि यह सब आपको बहुत तेजी से करना होगा। सुनामी से सामना होने से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आपका निवास स्थान किसी समुद्र के बहुत नजदीक ना हो। अब जानते हैं भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन का मतलब होता है किसी पर्वत या खड़ी चट्टान से जमीन या पाषाण के मलबे का नीचे खिसकना। यह बात स्पष्ट है कि भूस्खलन मुख्य रूप से पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में होते हैं। वैसे ही भूस्खलन की संभावना वर्षा के दिनों में ज्यादा होती है, उन दिनों की तुलना में जब वर्षा नहीं होती, क्योंकि वर्षा ऋतु में जमीन और पाषाण के मलबे ज्यादा गिले और भीगे हुए होते हैं। भूस्खलन से सामना होने से बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको करनी चाहिए वो यह है कि आप वर्षा के दिनों में पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में यात्रा ना करें। और एक उपाय जो आप भूस्खलन से बचने के लिए कर सकते हैं वो यह है कि आप ज्यादा चढ़ाव वाले पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में यात्रा कभी ना करें। एक पर्वत या पहाड़ का चढ़ाव जितना ज्यादा होता है उस पर भूस्खलन होने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। अगर आपका निवास स्थान किसी ज्यादा चढ़ाव वाले पर्वतीय या पहाड़ी इलाके में है तो आपको वो स्थान बदलकर किसी पठार क्षेत्र में जाकर रहने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अब जानिए हिमस्खलन के बारे में। हिमस्खलन का मतलब होता है किसी बर्फीले पर्वत या पहाड़ से बर्फ के या बर्फ और पत्थरों के मलबे का तेजी से नीचे लुढ़कना। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ढीली ढाली बर्फ के मलबे से क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इन मलबों का वजन कई टनों में हो सकता है। स्वाभाविक है कि हिमस्खलन बर्फीले पर्वतीय इलाकों में होते हैं। हिमस्खलन से सामना होने से बचने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज करनी चाहिए वो यह है कि आप बर्फीले पर्वतीय इलाकों में पर्वतारोहण ना करें। स्कीइंग का खेल ना खेलें, यह बहुत ही खतरनाक खेल है।
इससे भी बेहतर यह होगा कि आप उन इलाकों में यात्रा करना पूरी तरह से टाल दें जो पर्वतीय और बर्फीले दोनों हैं। याद रहे कि आपका जीवन और शरीर आपके मौज मस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका निवास स्थान किसी बर्फीले पर्वतीय या पहाड़ी इलाके में है, तो आपको वो स्थान बदलकर किसी पठार क्षेत्र में जाकर रहने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अब चर्चा करते हैं बाढ़ की। बाढ़ का मतलब होता है पानी की बड़ी मात्रा के बहाव से जमीन का जलमग्न हो जाना। जब किसी मानवीय बस्ती में बाढ़ आती है तो वो इंसानी जानमाल को भारी खतरा निर्माण कर सकती है। क्योंकि बाढ़ की प्रक्रिया सुनामी की प्रक्रिया से तुलनात्मक रूप से धीमी होती है, कई बार इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विशेष रूप से मौसम विभाग उनकी जानकारी के आधार पर उन लोगों को अनेक और बार बार चेतावनी जारी करता है जहां बाढ़ आने की पूरी संभावना होती है। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि बाढ़ आने वाली है या नहीं, तब तक आप जितना ज्यादा हो सके उतना पानी और खाने का सामान इकट्ठा कीजिए और उसे बचाए रखिए। अगर आप रोजाना कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो उनकी अतिरिक्त मात्रा खरीद लीजिए और उन्हें सुरक्षित रखिए। जब यह निश्चित हो जाए कि आपके इलाके में बाढ़ आने ही वाली है, तो खुद को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहला काम यह कीजिए कि आपके घर की और घर की चीजों की ज्यादा चिंता किए बिना आपका इलाका तुरंत छोड़ दीजिए और किसी सुरक्षित इलाके में चले जाइए। याद रखिए कि आपका जीवन आपके घर, वस्तुओं और पैसे से कई गुना कीमती है। अगर बाढ़ पहले ही आ चुकी है और आपका इलाके से जाना अब संभव नहीं है, तो ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए और अपने जीवन को खतरे में मत डालिए। हो सके तो किसी मजबूत इमारत में शरण लीजिए। अगर आपका घर या आपकी इमारत कमजोर है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए और अपने पहचान वालों की सहायता से किसी मजबूत घर या इमारत में शरण लेनी चाहिए, जैसे कि आपके संबंधी या दोस्त। अगर आपके घर या इमारत में कई जगहों पर एक से ज्यादा और लंबी दरारें हैं और ऐसी कई जगहें हैं जो वर्षा का पानी सोख लेती हैं, तो वह निश्चित रूप से कमजोर है। भगवान ना करे, लेकिन अगर डूबने का समय आ गया तो तैरने के उपकरण, लाइफ जैकेट और लाइफ बेल्ट आपको डूबने और खतरनाक चीजों से टकराने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं जंगलों के आग की। कई बार दुर्घटनावश जंगलों में आग लग जाती है। ये आग मुख्य रूप से ज्यादा तापमानों के दिनों में झड़ी हुई पत्तियों के मलबे में पत्तियों के तेज घर्षण से लगती है। ऐसी आग की शुरुआत मलबे में उठने वाली एक ही चिंगारी से होती है। इसका रूपांतरण छोटी आग में होता है। यह छोटी आग पूरे मलबे में फैल जाती है। अगर इस छोटी आग की लपटें ऊपर पेड़ को सुलगाने में सफल हो जाती हैं, तो इस आग का विस्तार तेजी से होता है और कई पेड़ जलकर खाक हो सकते हैं। कई बार तो सैकड़ों या हजारों वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। इस वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, जिसमें अनेक पशु पक्षियों की भी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई गांव उस जंगल में लगी आग के काफी करीब है, तो वो आग उस गांव के इलाकों को भी अपने चपेट में ले सकती है, जिस वजह से मानवीय जान माल को बड़ा खतरा निर्माण हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी गांव में रहते हैं, तो उस आग से सुरक्षा करने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि आप रेडियो, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन संदेशों द्वारा अपने इलाके में हो रही गतिविधियों के बारे में पूरी तरह सचेत रहें। अगर आपको एक अधिकृत समाचार मिलता है कि यह आग आपके गांव में फैल सकती है, तो आप अपने परिवार के साथ तुरंत अपना गांव छोड़ दीजिए और किसी सुरक्षित इलाके में चले जाइए। ऐसे समय आपको अपने साथ एक गैस मास्क और एक धूप का चश्मा जरूर रखना चाहिए, ताकि इन गतिविधियों के दौरान कभी भी अगर आग आपके आसपास आ जाए, तो आपको उसके तापमान और धुएं से कम तकलीफ हो। अब बात करते हैं सूखे की। सूखे का मतलब होता है लंबे समय तक असामान्य रूप से हुई कम वर्षा और पानी की जबरदस्त कमी। क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे ही आपको यह एहसास हो जाए कि सूखा पड़ने वाला है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि जहां से भी मिले, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए और रसोई के लिए इकट्ठा कर लें। नहाना, कपड़े धोना, गाड़ियां धोना, बागीचे में पानी डालना वगैरह, इन बातों में पानी जाया ना करें। याद रहे कि आपको जमा किए हुए पानी का इस्तेमाल सूखा खत्म होने तक करना है। और आखिर में, अगर आपका सहजबोध यह कहता है कि जमा किए हुए पानी को और नहीं बचाया जा सकता, तो आपको पर्याप्त पानी वाले किसी इलाके की तरफ पलायन करने के पर्याय के बारे में अब सोचना चाहिए, वरना प्यासा मरने की नौबत तक आ सकती है। अब जानते हैं महामारी के बारे में। महामारी का मतलब होता है किसी विशिष्ट समय पर किसी विशिष्ट जनसमुदाय में एक संक्रामक बीमारी का बड़े पैमाने पर फैलना। एक संक्रामक बीमारी ऐसी बीमारी होती है जिसका प्रसार पर्यावरण के घटकों के द्वारा होता है, जैसे कि कॉलरा, डेंगू, आमातिसार मतलब डिसेंट्री, मलेरिया, चिकुनगुनिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वगैरह। पर्यावरण के 3 प्रमुख भाग हैं: हवा, पानी और वनस्पति। हवा से संक्रमण से बचने के लिए महामारी के समय भीड़भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए।
वैसे ही उस बीमारी से गुजर रहे किसी भी व्यक्ति के नजदीक मत जाइए या उसके पास खड़े मत रहिए। अशुद्ध पानी ना पिए, जैसे कि सार्वजनिक नलों पर, ठेलों पर, निचले दर्जे के रेस्तरां और होटलों पर वगैरह। इसके बजाय आप किसी बोतल या वाटर बैग में खुद का पानी रखिए। पानी को शुद्ध करने के दो सबसे अच्छे उपाय हैं पानी को उबालना और इलेक्ट्रॉनिक वाटर प्यूरिफायर से उसे शुद्ध करना। मच्छरों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। जहां बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं ऐसी जगहों पर ना जाएं। पूरे कपड़े पहने या अपने शरीर के खुले अंगों को मच्छर प्रतिरोधक क्रीम लगाएं। अपने घर में मच्छर प्रतिरोधक मशीन का इस्तेमाल करें। महामारी के समय कच्चे बिना पकाए हुए खाद्य पदार्थ ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो महामारी के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं से संक्रमित हो। केवल पकाए हुए खाने के पदार्थ ही खाइए। इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को मांजने के साबुन और साफ पानी से धोइए। साथ ही उन्हें इस्तेमाल से पहले पूरी तरह सुखाइए। दूसरे लोगों के तौलियों या नैपकिनों को हाथ मत लगाइए। जहां तक हो सके महामारी से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ कमरा साझा ना करें। ये सभी सावधानियां बरतने के बावजूद अगर आप बीमारी के लक्षण अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपके संक्रमित होने का पता जल्दी लग सके और आप उपचार लेकर जल्दी ठीक हो सके। अब बात करते हैं जानवरों के हमलों की। जानवरों के द्वारा किए जाने वाले हमले ये नैसर्गिक विपदाओं का और एक वर्ग है। इनमें से कुछ हमले मामूली किस्म के होते हैं जो छोटे जख्म पहुंचाते हैं और जिनसे अल्पकालीन संक्रमण होता है, लेकिन कुछ हमले बड़े और गंभीर किस्म के होते हैं जिनकी वजह से बड़े गहरे जख्म, स्थायी विकलांगता या मृत्यु भी हो सकती है। मनुष्यों पर होने वाले जानवरों के हमले मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संधिपादों के मतलब आर्थ्रोपॉड्स के हमले, जलचर प्राणियों के मतलब एक्वाटिक एनिमल्स के हमले, उभयचर प्राणियों के मतलब एम्फीबियस एनिमल्स के हमले, पार्थिव मेरुदंडी प्राणियों के मतलब टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट एनिमल्स के हमले। संधिपाद अकशेरुकी प्राणियों का मतलब इनवर्टेब्रेट एनिमल्स का वो वर्ग है जिनको विभाजित शरीर मतलब सेगमेंटेड बॉडी, बाहरी अस्थिपंजर मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन और संधित अवयव मतलब जॉइंटेड लिम्स होते हैं, जैसे कि कीट मतलब इंसेक्ट्स, मिकड़ियां मतलब स्पाइडर्स और पतलधर जीव मतलब क्रस्टेशियंस। मनुष्यों पर हमला करने वाले संधिपादों के 3 प्रमुख प्रकार हैं मिकड़ीवंशी मतलब अरैक्निड्स, कीट मतलब इंसेक्ट्स और बहुपाद मतलब मिरियोपोड्स। मिकड़ीवंशियों में मतलब अरैक्निड्स में समावेश होता है मिकड़ियों मतलब स्पाइडर्स का, बिच्छुओं मतलब स्कॉर्पियंस का, कुटकियों मतलब माइट्स का और किलनियों मतलब टिक्स का। कीट मतलब इंसेक्ट्स वे संधिपाद होते हैं जिनमें एक सिर, छाती, पेट, 6 पैर, स्पर्शशृंगिकाएं मतलब एंटेनी और पंखों की मतलब विंग्स की 1 या 2 जोड़ियां होती हैं, जैसे कि चिटिया, सैनिक चिटिया, बुलडॉग चिटिया, काष्ठकार मतलब कार्पेंटर चिटिया, पत्तियां काटने वाली चिटिया, हेरो चिटिया, दीमक मतलब टर्माइट्स, तिलचिटे मतलब कॉकरोचेस वगैरह। बाहुपादों में मतलब मिरियोपोड्स में समावेश होता है कंखजुरों का मतलब सेंटिपीड्स का, रामघोड़ियों का मतलब मिलिपीड्स का और दूसरे संधिपादों का जिनमें एक लंबा शरीर होता है जिसे कई अनेक पैरों वाले भाग होते हैं। मनुष्यों पर हमला करने वाले प्रमुख जलचर प्राणी हैं शिकारी व्हेल, पिराना मछलियां, शार्क मछलियां, स्टिंगरे मछलियां, स्टोनफिश मछलियां, जहरीली मछलियां, ब्रिसवॉर्म्स, कपालपाद मतलब सेफेलोपॉड्स, मूंगे मतलब कोरल्स, हाइड्राब मतलब हाइड्रॉइड्स, जेलीफिश, जलोकाय मतलब लीच, पोर्टुगीज मय ऑफ वार मछलियां, रत्नज्योति मतलब सी एनेमोनीज, समुद्री साही मतलब सी अर्चिन्स वगैरह। मनुष्यों पर हमला करने वाले प्रमुख उभयचर मतलब एम्फीबियस प्राणी हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप इत्यादि। प्रमुख पार्थिव मेरुदंडी प्राणी मतलब टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट एनिमल्स जो मनुष्यों पर हमला करते हैं वे हैं भालू, ऊदबिलाव मतलब बीवर्स, जंगली शूकर, बिल्लियां, भेड़िए, डिंगो कुत्ते, तेंदुए, गिलहरियां, शेर, लिकड़बग्घे मतलब हाइनस, सिंह इत्यादि। चलिए अब देखते हैं कि जानवरों के हमलों से हम आत्मसुरक्षा कैसे कर सकते हैं। संधिपादों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको यह करना चाहिए कि आप व्यापक रूप से साफ सफाई रखें। रोजाना आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर के किसी भी भाग में बहुत ज्यादा धूल या गंदगी नहीं है, जैसे कि फर्श, दीवारें, छत, कोण, खिड़कियां और दरवाजे। वैसे ही बड़ी वस्तुओं के ऊपर, बाजू में, नीचे और पीछे। बिना पेंट किए हुए लिकड़े के वस्तुओं को खुले में ना रखें, जैसे कि आंगन में या छत पर। उनमें बारिश का पानी भर सकता है और उन पर डिंगो का हमला हो सकता है। रोजाना सुनिश्चित करें कि घर के आंगन में, छत पर या आसपास कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं है। किसी भी जंगली घास को अपने आस पड़ोस में उगने ना दें। अगर आस पड़ोस में आपको कहीं जंगली घास दिखाई देती है तो उसे तुरंत हटाने का इंतजाम कीजिए।
अपने घर में घुसने वाले जीवों पर ध्यान रखिए, जैसे कि कीड़े मकोड़े। अगर आपको जरा सी भी शंका होती है कि अंदर आया हुआ कोई जीव खतरनाक हो सकता है तो उसे झाड़कर तुरंत बाहर निकालिए। अगर झाड़कर बाहर निकालना संभव नहीं है तो उसे मार दीजिए। याद रखिए कि आत्मसुरक्षा के लिए हत्या करना वास्तविकता में हत्या नहीं होती। जिस समय कीड़े मक्खियां बड़ी तादाद में घर में आ रहे होते हैं उस समय तुरंत दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए। जलचर प्राणियों के हमलों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए असुरक्षित पानी में तैरिए मत, वहां नौकायन मत कीजिए और वहां मछली पकड़ने के लिए मत जाइए, जैसे असुरक्षित समुद्र तट के पास, असुरक्षित नदियों में, असुरक्षित तालाबों में, असुरक्षित खाड़ियों में इत्यादि। उभयचर प्राणियों के हमलों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए असुरक्षित जल स्रोतों और असुरक्षित इलाकों के आसपास भी मत जाइए। उनमें मछली पकड़ना, नौकायन करना और तैरना तो भूल ही जाइए। अगर आपका घर ऐसे किसी असुरक्षित पानी के स्रोत के करीब है तो आपका आंगन बड़ी और मजबूत दीवार से सुरक्षित होना चाहिए। जब आप घर के बाहर होते हैं तब ऐसे प्राणियों से बहुत ज्यादा सावधान रहिए। मनुष्यों पर हमला करने वाले ज्यादातर मेरुदंडी भौमिक जानवर जंगलों में रहते हैं। इसलिए अगर आपका कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें जंगलों में जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जंगल सुरक्षा, जंगलों की आग से लड़ना, वन्य जीवन सुरक्षा, वन्यजीव छायाचित्रीकरण, वन्यजीव फिल्म निर्माण इत्यादि, तो जंगल में जाने से बचिए। अगर आपका घर किसी जंगल के करीब है तो आपका आंगन ऊंची घेराबंदी या ऊंची दीवारों से सुरक्षित होना चाहिए। अगर आपका इलाका किसी जंगल के करीब है तो आपके बच्चों के खेलने के मैदान ऊंची घेराबंदी या ऊंची दीवारों से सुरक्षित होने चाहिए। किसी जंगल के आसपास से यात्रा करनी है तो जहां तक हो सके एक चौपहिया गाड़ी में यात्रा कीजिए। अगर आपके पास एक लाइसेंस वाली बंदूक है तो यह और भी बेहतर सुरक्षा होगी। अगले वीडियो में हम मानव निर्मित आपदाओं की और उनसे आत्मसुरक्षा की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। वीडियो के बारे में आपके विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब बटन और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल नॉलेज एंड लिविंग हिंदी के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।